हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो हमने स्टार्ट की थी सीरीज़ एलएलबी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का, ये दूसरा क्वेश्चन हम लॉन्ग में लेकर के आ गए हैं आपके सामने। ठीक है, तो आपने जो पहला क्वेश्चन किया है, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है। कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बिलीव करिए कि इस बार जो हमारे जो नंबर हैं, ठीक है, वो 80% तो आने ही आने हैं। अगर तुम हमारी वीडियो को देखते हो और हमारे जो हम बता रहे हैं इस तरह से अगर आप अपनी गाइडलाइन को ठीक करते हो तो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आ गया था हमारा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि क्या विधि शास्त्र विधि का नेत्र है? व्याख्या कीजिए। ये बहुत ज़्यादा रिपीटिंग क्वेश्चन है और ये आता ही आता है हर पेपर में। हमने पिछले जो 2015 से अब तक के पेपर देखे हैं, ठीक है, आप उनमें से हम अध्ययन कर करके क्वेश्चंस को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से। और हम आपको पता ही है कि आप लोग अच्छे अधिवक्ता बनने वाले हैं आने वाले समय में। तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि हम केवल उतना ना पढ़ें जितना एग्ज़ाम है, हम उतना भी पढ़ें जो हमारे जीवन में काम आने वाला है, क्योंकि हम जो अनुभव यहाँ से प्राप्त करेंगे वो हमें आगे भी कारगर सिद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस इज एन आई ऑफ लॉ। ठीक है, एक्सप्लेनिंग। चलिए देखिए, विधि शास्त्र की प्रमाणवादी विचारधारा के समर्थकों ने विधि शास्त्र को विधि के नेत्र की संज्ञा दी है। अर्थात जिस प्रकार मानव शरीर में नेत्र का महत्व है और नेत्र ज्योति के आधार पर मानव उचित अनुचित की अनुभूति करता है, उसी प्रकार विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि के ज्ञान से व्यक्ति को समाज में अपने आचरण के सही होने या गलत होने की जानकारी होती है और विधि के अपनाने की और सहमत वह हो जाता है। आशय है कि मानव शरीर में जो महत्व नेत्र को प्राप्त है, आँख को प्राप्त है, वही महत्व विधि शास्त्र में विधि को है, क्योंकि विधि शास्त्र की समस्त विषय वस्तु जो है वो विधि से ही संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने अर्थ बताया है कि विधि शास्त्र है, ठीक है, वो विधि का जो नेत्र है, विधि शास्त्र का विधि जो नेत्र है वो क्यों है। ठीक है, देखिए आपको भी पता है कि अगर हम आँखें हमारी नहीं हैं, आप एक समय के लिए, थोड़े से समय के लिए कल्पना कीजिए कि अगर आपकी आंखें नहीं हैं तो क्या आप किसी भी बात का, ठीक है, कि जो भी बात घटना घटती है, क्या उसके अच्छे और सच्चे पहलू पर जा सकते हैं या फिर केवल झूठ से ही अपने आप की कल्पना को शांत करेंगे। देखिए, जब अगर हमारे अंदर आंखें नहीं हैं, मतलब कि आंखें हैं लेकिन उनसे आंखों से दिखाई नहीं देता और हम ब्लाइंड हैं, तो हम किसी भी तथ्य को केवल सुन करके यह पता नहीं लगा सकते कि जो चीज़ हम हो रही है वह सही है या नहीं है। इसी प्रकार विधि शास्त्र में अगर विधि विधि मतलब कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, नियम सिद्धांत। ठीक है, अगर विधि शास्त्र में अगर विधि के हम परिभाषा, विधि के ज्ञान को हम नहीं जानेंगे तो हम ऐसे समझो कि जैसे एक अंधे व्यक्ति की तरह दुनिया की खोज में निकले हैं। ठीक है दोस्तों, तो विधि का विधि शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, जैसे कि हमारे जीवन में हमारी आंखों का महत्व है। ठीक है, चलिए देखिए, मानव जीवन में विधि का अत्यधिक महत्व है। बिल्कुल सही है। मनुष्य के समस्त संव्यवहार और क्रियाकलाप विधि द्वारा ही नियंत्रित रखे जाते हैं। विधि मनुष्य के स्वच्छंद जीवन को अनुशासित रखती है। स्वच्छंद का मतलब है जो हमारा जो अच्छा जीवन चलता है, ठीक है, उसको अनुशासित रखती है, कंट्रोल रखती है। ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में विधियों की अध्ययन प्रणाली को विधि शास्त्र की संज्ञा दी गई है। देखिए, जब हम विधि को पढ़ेंगे, विधि के बारे में अध्ययन करेंगे कि वो है क्या, कैसे है, कैसे काम करती है, क्या उसका नेचर है, क्या उसके गुण है, वो सभी जब हम विधि के बारे में पढ़ेंगे तो उस पढ़ने की प्रक्रिया को ही हम कहेंगे विधि शास्त्र। विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि की परिभाषा, व्याख्या, प्रकृति तथा उसके उद्गम तथा तत्वों एवं व प्रयोजनों आदि से संबंधित विविध का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है कि अल्पियन के युग में विधि शास्त्र को उचित एवं अनुचित का विज्ञान माना जाता है, जबकि सामान्य ने इसे नागरिक विधि के विज्ञान के रूप में मान्यता दिलाई, जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं।
अमेरिका के सुप्रसिद्ध विधि शास्त्री डीन रास्को पाउंड ने इसे समाजशास्त्रीय अभियांत्रिकी मतलब सोशल इंजीनियरिंग की संज्ञा दी है। देखिए, अब इन चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे कि जो आप सर पहले पढ़ा दिया है, ठीक है, वो अब दोबारा से यहाँ पर आपने ये रखा है, किस लिए? वो इसलिए रखा है क्योंकि हमें पिछले ज्ञान से और नए ज्ञान को जोड़ना बेहतर है हमारे नए अध्ययन को करने के लिए, ठीक है। तो अब हम जो ये बेस हमने जान लिया है, पहले में जान लिया है कि विधि शास्त्र विधि नेत्र क्यों है, ठीक है। तो अभी हमने जान लिया है कि मनुष्य के जीवन में जिस तरह से आंखों का महत्व होता है उसी तरह से विधि शास्त्र में विधि का महत्व है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि विधि शास्त्र क्या है, ठीक है। तो अल्पियन है, उन्होंने बताया कि विधि शास्त्र जो है वो अनुचित और उचित के बीच का भेद करना है, मतलब कि उसका पता लगाना है। सामान्य, ठीक है, नागरिक जो विधि है, ठीक है, नागरिक के ऊपर बताया, मतलब नागरिक जो हम लोग हैं, ठीक है, उसके रूप में हमारे क्या महत्व है, क्या हमें उससे विधि से चाहिए, उसके बारे में मान्यता दिलाई है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध डीन रास्को ने बताया है कि समाजशास्त्र अभियांत्रिकी सोशल इंजीनियरिंग की संज्ञा है, सोशल इंजीनियरिंग की संज्ञा है। मतलब कि सोशल इंजीनियरिंग से मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे हम समाज में रह रहे हैं दोस्तों, तो उसमें हम लोगों से चाहे ना चाहे, ठीक है, चाहे या ना चाहे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ में जुड़े हैं, और जब जुड़े हैं तो हम उनके अच्छे और गलत व्यवहार से परिचित अपने आप होने लग जाते हैं, उसी को कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। देखिए, यहाँ पर है विधि शास्त्र और विधिक सिद्धांत में भेद, ठीक है, मतलब कि विधि शास्त्र और विधि में भेद क्या है ये हमको यहाँ से पता चल रहा है। तो पढ़ते हैं। देखिए, विधिक सिद्धांत की विषय वस्तु विधि के दर्शन शास्त्रीय अध्ययन से संबंधित है, इसलिए इसके अंतर्गत विधि शास्त्र का परीक्षण एवं विश्लेषण किया जाता है। जैसा कि फिट्जजेराल्ड ने कहा है कि विधि शास्त्र का क्षेत्र विधिक सिद्धांत की तुलना में अधिक विस्तृत एवं व्यापक है। विधि शास्त्र का क्षेत्र जो विधिक सिद्धांत जो है, ठीक है, उसकी तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए, विधि तो यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है, लेकिन विधि का अध्ययन करना ही तो विधि शास्त्र है। तो अध्ययन किस तरह से हम करते हैं वो तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, ठीक है। तो उसका व्यापक विस्तृत और व्यापक मतलब लंबा चौड़ा हम मान सकते हैं, क्योंकि विधि शास्त्र में विधि की विभिन्न संकल्पनाओं का सैद्धांतिक एवं विवरणात्मक अध्ययन किया जाता है, जबकि विधिक सिद्धांत अपना ध्यान केवल इस बात पर केंद्रित करता है कि विधि क्या है, ताकि इसकी विभिन्न संकल्पनाओं को भली भांति समझने में सहायता हो सके, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, अतः स्पष्ट है कि लीगल थ्योरी, ठीक है, लीगल थ्योरी विधि शास्त्र का एक विशिष्ट पहलू मात्र है, जो विधि के दर्शन शास्त्रीय मूल्यांकन को ही अपना क्षेत्र मानती है, ताकि विधि के महत्व, लक्ष्य एवं उद्देश्यों को समझा जा सके। यह ऐसी व्यवहारिक विधि के अध्ययन से संबंधित है जो कि विधि को सामाजिक कारकों के अनुकूल बना सके। अतः यह विधि को तकनीक एवं काल्पनिक धारणाओं को अस्वीकार करती है, ठीक है। मतलब कि स्पष्ट है कि जो लीगल थ्योरी है, ठीक है, उसमें के अकॉर्डिंग विधि शास्त्र का एक विशिष्ट पहलू मात्र है। मतलब कि लीगल थ्योरी जो है ना, मतलब कि जो विधि है वो विधि शास्त्र का एक पहलू है, केवल एक भाग है, ठीक है, जो कि विधि के दर्शन शास्त्रीय मूल्यांकन को ही अपना क्षेत्र मानती है। क्योंकि विधि क्या है, विधि कैसे बनती है, विधि क्या काम करती है, उसी को अपना क्या मानती है, क्षेत्र मानते हैं, जहां पर वो क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकती है, ठीक है। इससे होगा क्या कि उसके अच्छे महत्व, लक्ष्य एवं उद्देश्यों को समझा जाएगा, ठीक है। ऐसी व्यवहारिक विधि के अध्ययन से ही संबंधित है जो कि विधि को सामाजिक कारकों के अनुकूल, सामाजिक कारक मतलब हम, सामाजिक कारक में क्या आते हैं, हम, ठीक है। वो इसलिए उसकी अध्ययन इसलिए जरूरी है क्योंकि उनका प्रभाव हम पर क्या पड़ता है और हमारे अकॉर्डिंग जो हमें अच्छा बना सके, ठीक है, उसके लिए ही इसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और ये विधि की जो है तकनीक एवं काल्पनिक धारणाओं को अस्वीकार कर देती है। मतलब कि हम उसमें कोई भी तर्क या लॉजिक नहीं लगा सकते, जो है सो है और उसको हमें मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो विधि है वो समाज में कंट्रोल करने के लिए है। ये हमने कल पढ़ा था, मतलब कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें पढ़ा था कि विधि जो है उसका महत्व सबसे बड़ा यह है कि जो सामाजिक पहलू है, मतलब कि हम लोग हैं तो आपस में हम लोग मिलजुल कर शांति व्यवस्था से रहें, इसके लिए ही विधि बनाई गई है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि विधि शास्त्र की प्रकृति क्या है। अभी जो मैंने बताया उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि विधि शास्त्र की प्रकृति क्या है। देखिए, विधि
शास्त्र की विषय वस्तु कानून के अन्य विषयों से भिन्न है। मतलब कानून के जो और भी अन्य विषय हैं उनसे विधि शास्त्र जो है वो क्या है, भिन्न है। जिस प्रकार संविदा, अपकृत्य विधि, दंड प्रक्रिया, न्यास या आयकर आदि कानूनों का प्रयोग विशिष्ट परिस्थितियों में समस्याओं को हल निकालने के लिए किया जाता है, विधि शास्त्र का प्रयोग इस प्रकार नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि उन्होंने कहा है कि विधि शास्त्र के जो और भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और भी जो विषय हैं, जो संविदा है, दंड प्रक्रिया है, ठीक है, अपकृत्य विधि है, न्याय या आयकर है, इन सब का क्या प्रयोग है, इन सब का यूज किया जाता है। इन सब को पढ़ करके जो समस्याएं आ रही हैं, ठीक है, विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट का मतलब जो अलग होती हैं, उन परिस्थितियों में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनका हल करना है। लेकिन विधि शास्त्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। यही कारण है कि अन्य विधियों से संबंधित कानून की पुस्तक में एक रूपता होती है। लेखकों के विचार कुछ भी क्यों न हो, किंतु अधिनियम कानून की विषय वस्तु एक समान ही होगी, परंतु विधि शास्त्र अधिनियमित विधि न होने के कारण विधिवेत्ताओं को इसकी विषय वस्तु को अपने व्यक्तिक मतलब पर्सनल विचारों के अनुसार प्रस्तुत करने को स्वतंत्रता प्रदान करती है, या वो स्वतंत्र है। मतलब कि देखिए विधि शास्त्र जो है वो तो है ही, लेकिन जब जितने भी हमने कल पढ़ा था, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने विधि शास्त्र के ऊपर अध्ययन किया। ठीक है, विधि शास्त्र के ऊपर अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद उन्होंने नए नए तर्क दिए, नई नई आलोचनाएं दी, नई नई परिभाषा बनाई, नए नए उन्होंने अपने आयाम बनाए। तो वो तो स्वतंत्र हैं हम सभी कि हम विधि को किस नजरिए से देखते हैं ये, लेकिन हमारा नजरिया कुछ भी हो, जो विधि की अपनी जो पहचान है वो वही रहेगी, वो कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि विधि जो है वो सर्वमान्य होती है, किसी पर्सनल के लिए यूज करने के लिए नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए विधि शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न कानूनों संबंधी अवधारणाओं, मतलब कि कानून संबंधी अवधारणाएं जो होती कॉन्सेप्ट का विवेचन करती है, के बारे में बताती है, जिनमें अधिकार, दायित्व, स्वामित्व, अधिपत्य, वैधानिक व्यक्तित्व, आशय, उपेक्षा को कहते हैं हम नेग्लिजेंस आदि के सामान्य एवं व्यापक स्वरूप का निरूपण किया जाता है। मतलब कि जो विधि शास्त्र है उसके अंदर का ये जो जितने भी कानून है ना भाई, हमारे मौलिक अधिकार हैं, ड्यूटीज क्या हैं, ठीक है, क्या हमारा अधिपत्य है, मालिकाना हक है, हमारी पर्सनल व्यक्तित्व क्या है, इस सब के ऊपर जो नियम बने हुए हैं, ठीक है, उसका सामान्य मतलब कि सिंपल और व्यापक मतलब बड़ा, ठीक है, तो उस स्वरूप को पहचानने में मदद करता है, उसको बताता है कि इस तरह से आपको इसको करना है, समझना है, सीखना है, उसका उपयोग करना है। इसमें संदेह नहीं है, नो डाउट, कि किसी भी देश की विधि वहां की सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का जो परिस्थितियां हैं उन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि अनेक विद्वानों ने विधि को समाज का दर्पण कहा है। देखिए जिस भी देश की विधि है, ठीक है, उस विधि का उस देश की जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति है, ठीक है, उस पर उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सामाजिक मतलब हम सब लोग आ गए, और आर्थिक में मतलब कि जो पैसों वाली कंडीशन होती है उसमें आ गए, तो वो कैसे काम करेगी, कैसे चलेगी, ठीक है, क्या उनके सिद्धांत होंगे, ये सभी डिपेंड करता है उस देश की विधि पर, विधि शास्त्र पर। ठीक है दोस्तों, इसलिए समाज शास्त्रों ने विधि को समाज का दर्पण कहा है कि अगर समाज के बारे में, समाज का दर्पण इस लाइन का मतलब यह है कि अगर किसी देश के समाज के बारे में जानना है कि वहाँ के समाज कैसे रहता है, क्या करता है, क्या उसके पास में औचित्य हैं, क्या उसके पास में ड्यूटीज़ हैं, क्या परिस्थितियाँ हैं, तो उसके लिए अगर हम चाहें तो उसकी विधि को, वहाँ का जो विधि शास्त्र है, कानून है, उसको पढ़कर हम समझ सकते हैं। क्योंकि कानून को माने बिना किसी भी देश का कोई नागरिक नहीं रह सकता। अगर वो कानून को ना मानेगा तो उसको दंड दिया जाएगा, सीधा जेल में पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, अर्थात किसी स्थान विशेष की विधि में वहाँ की सामाजिक परिस्थितियों की झलक स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है। हिंदू विधि के अनुसार, एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, हिंदू विधि के अनुसार विवाह विच्छेद संबंधी कानून में स्थिरता तथा महिलाओं के प्रति इसे विशेष उदार बनाया गया है। उदार का मतलब है कि लचीला बनाया गया है, महिलाओं के हक ज़्यादा बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, पुरुषों के मुताबिक। हमारे जो हिंदू विवाह है उसके केवल हिंदू विवाह के लिए बताया जा रहा है, ठीक है, और कंडीशन में नहीं। इस बात का उदाहरण यह है कि वर्तमान भारतीय समाज महिला
के अधिकारों के प्रति विशेष जागरूक है और इस उनके प्रति समानता की नीति अपनाना चाहता है। देखिए, पहले पुरुष और महिलाओं में अंतर हुआ करता था। आप सभी ने भी पढ़ा होगा, समाजशास्त्र किसी ने पढ़ी होगी, ठीक है, समाजशास्त्र भी नहीं पढ़ी होगी तो इतिहास उठा करके देख लीजिए। महिलाओं के लिए अब से तकरीबन 70-80 साल पहले जो महिलाओं के अधिकार नामात्र के थे, ठीक है, उनको केवल और केवल एक नौकर या दासी की तरह रखा जाता था, ठीक है, उनको एक मशीन की तरह समझा जाता था। ये सारी कंडीशन थी पहले, लेकिन उसके बाद से जब से हमारा संविधान बना उसके बाद से महिलाओं के प्रति वो विशेष रूप से जागरूक हुआ और उसने पुरुषों के मुकाबले ही महिलाओं को खड़ा कर दिया ला करके। और अब तो ये भी देख रहे हैं आप सभी कि पुरुष वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं जहां तक महिलाएं पहुंच रही हैं। तो वर्तमान समय में विवाह किए बिना, अब कंडीशन ये है, देखिए पहले में और अब में आप अंतर फाइंड करना इस चीज को पढ़ करके कि वर्तमान समय में विवाह किए बिना किसी पुरुष के साथ रही स्त्री तथा उससे उत्पन्न होने वाली संतानों के अधिकार के बारे में कानून बनाने की चर्चा जोरों पर है, जबकि कुछ वर्ष पहले इसे अनैतिक अवैध माना जाता था। ये बात आपने समझ ली। पहले समय में क्या होता था कि महिलाएं किसी अगर पुरुष से बिना शादी के संबंध बनाती थी तो उसको बहुत न जाने क्या क्या बोला जाता था, ठीक है, गलत गलत उसके खिलाफ धारणाएं बनाई जाती थी। लेकिन अभी में क्या है कि बिना शादी के भी महिला एक पुरुष के साथ में रह सकती है। फिर से वही बात आएगी लिविंग रिलेशन वाली। और जब उसके बच्चे होंगे, दो लिविंग रिलेशन में रहेंगे, भाई देखो साथ में रहेंगे, संबंध भी बनेंगे और फिर बच्चे भी होंगे, ठीक है। तो अब जो बच्चे हुए हैं उनके लिए क्या अधिकार होंगे, उसके लिए भी विधि बनाई जा रही है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो अभी का हमारा जो विधि शास्त्र है, जो हमारी विधियां हैं, वो महिलाओं के प्रति कितनी जागरूक हैं। पहले अगर ऐसा किसी महिला ने कर दिया तो उसको उल्टा न जाने क्या क्या बोल करके उसका हरास किया जाता था, ठीक है, और कई जगह तो ऐसा भी था कि उनको मार भी दिया जाता था। लेकिन अब नहीं कर सकते, ठीक है। आगे है विधि शास्त्र को विज्ञान की कोटि में रखे जाने का औचित्य, ठीक है। अभी हमने जो पढ़ रहे हैं कि विधि शास्त्र जो है, ठीक है, उसमें विधि जो है वो उसकी नेत्र है, आंख है, ठीक है। तो उसको अब उस पहलू को हम वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, अनेक विद्वानों ने विधि शास्त्र को विधि का विज्ञान निरूपित किया है। मतलब कि विधि शास्त्र क्या है, विधि का वैज्ञानिक रूप है। और वैज्ञानिक इसको उसके जो हर पहलू को हम क्या करते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, ठीक है। अतः विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विधि शास्त्र को विज्ञान की कोटि में रखा जा सकता है। अब कंडीशन ये कि विधि को, ठीक है, जो विधि शास्त्र है उसको विज्ञान माना जाए या ना माना जाए, ठीक है। अब माना जाए तो क्यों माना जाए, ये हमारे मस्तिष्क में प्रश्न उभरना चाहिए। देखिए, उसका आगे है उसका उत्तर कि विधि शास्त्र को विभिन्न परिभाषाओं के अनुसार इसके अंतर्गत विधि से संबंधित पहलुओं का व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। जैसा कि ऑस्टिन और उसके पश्चातत्व विधि शास्त्री में, पश्चातत्व मतलब उसके बाद वाले, ठीक है, ऑस्टिन और उसके बाद वाले जितने भी विधि शास्त्रीय हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि विधि शास्त्र में प्रथाओं तथा सामाजिक व नैतिक मान्यताओं का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये विधि की संकल्पना को धूमिल कर देती हैं। देखिए, सामाजिक व नैतिक जो मान्यताएं होती हैं, ठीक है, उनका कोई भी स्थान इन्होंने नहीं बताया है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर उन धारणाओं को लेकर के चलेंगे तो हमारी जो विधि है भैया वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल पिछले उस ऊपर चल रहा था कि अगर पिछले समय में क्या होता था, सामाजिक मान्यता ये थी कि एक पुरुष और एक स्त्री, ठीक है, बिना शादी के दोनों साथ में नहीं रह सकते, ये उनकी मान्यता थी, उसको माना भी जाता था, ठीक है। तो अब विधि ये कहती है कि सभी को भैया मूल अधिकार है, सभी को अपने जीवन को अच्छे से जीने का हक है। वो जो चाहे नैतिक तरीके से, वो विधिक तरीके से, लीगल तरीके से कर सकते हैं। अगर हम उनसे ये अवसर छीन लेते हैं तो उनके जो अधिकार हैं, ठीक है, उसका हनन हुआ, स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है वो खत्म हो गया। तो अगर इस मान्यता को अगर हम मानते हैं, पुरानी सामाजिक जो पहली मान्यता थी, तो उसके बाद में क्या होगा, विधि का जो न्याय है, जो विधि बनाई गई है, भाई वो तो धूमिल होगी ना, वो कहाँ मान रहे हैं। इसलिए जो ऑस्टिन और उसके जो बाद वाले जो शास्त्री हैं, ठीक है, मतलब विधि शास्त्री हैं जिन्होंने विधि का अध्ययन किया है, वो इसको कहते हैं कि नहीं, उनको नहीं मानना चाहिए। इसलिए प्रमाणवादी विचार को पॉजिटिविज्म ने विधि को संप्रभु का आदेश निरूपित किया, ताकि उसमें निश्चितता, तर्कसंगता एवं व्यवहारिकता बनी रहे, जो विज्ञान की किसी भी शाखा के प्रमुख तत्व हैं।
विधि शास्त्र के अध्ययन की प्रति अपनाई जाने वाली पद्धति उसे विज्ञान के बहुत निकट लाकर खड़ा कर देती है। देखिए, वैज्ञानिक तरीके का मतलब हो गया हम किसी चीज़ को तर्क से ढूंढ रहे हैं, तर्क के अनुसार हम उसमें चीज़ें फाइंड कर रहे हैं और फिर उनको अपने प्रयोग से, ठीक है, अपने रिसर्च से साबित कर रहे हैं। तो यही कंडीशन है जो पहले के लोगों की मान्यताएं थी, जॉब की मान्यताएं थी। अगर हम उन मान्यताओं को, पहले की मान्यताओं को माने, ठीक है, तो पहले की मान्यताएं अब के हमारे जो विधि है उस पर वो भारी पड़ती हैं, इसलिए उनको नकार दिया है। देखिए अभी भी, देखिए जो एक और है जो पर्दा प्रथा थी, अभी भी उसका पर्दा प्रथा पर कानून बहुत पहले बन चुका है कि पर्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी लोग रख रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग रख रहे हैं? जो सामाजिक मान्यता है उसी के अकॉर्डिंग तो रख रहे हैं, उसके अलावा तो और कोई औचित्य उसमें है नहीं, फिर भी लोग रख रहे हैं। तो वो क्या है, वो विधि का जो नियम है उसको क्या कर रहे हैं, वो धूमिल कर रहे हैं। हालांकि कोई महिला से अगर कोई कहता है कि तुम पर्दा करो और पर्दे में रहो, इस तरह से रहो, तो उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकती है, विधि को अपना सकती है और अपने हक को बना सकती है। लेकिन नहीं, उसको फिर बोल दिया जाता है कि सामाजिक औरत नहीं है, तरह तरह की बातें बोल दी जाती हैं। तो इसी बात को ध्यान करते हुए उन्होंने कहा है कि हम विधि शास्त्र को वैज्ञानिक तरीके से ही देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो वो वैज्ञानिक तौर पर ही होता है। आधुनिक विधि शास्त्र के प्रणेता ऑगस्ट कॉम्टे 1798-1837 ने विधि शास्त्र के अध्ययन में कल्पनाओं तथा रूढ़िवादी परंपराओं पर आधारित मान्यताओं को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए उसके प्रति विश्लेषणात्मक एवं अन्वेषणात्मक पद्धति अपनाए जाने पर बल दिया है, जो कि किसी भी विज्ञान के प्रमुख लक्षण होते हैं। देखिए अभी समझ लीजिए, अभी जो बातें हम कर रहे थे वही बात करी है ऑगस्ट कॉम्टे ने। ऑगस्ट कॉम्टे जो है समाज सोशल है, ठीक है, समाजशास्त्र, उसके प्रणेता हैं। ये आपको अगर पता हो तो, लेकिन नहीं पता हो तो मैं बता दूं, फादर ऑफ सोशल समाज कौन है, वो टीम ऑगस्ट ही है, ऑगस्ट कॉम्टे, सॉरी, ठीक है। तो ऑगस्ट कॉम्टे ने ही बताया है कि भाई पुरानी जो रीति रिवाज हैं उनको हम नहीं मान सकते, अभी में जो विधि है क्या है, हम उस पर गौर करेंगे, ठीक है। और अगर हम उसी को मानते हैं, उसी का अध्ययन करते हैं, तो वैज्ञानिक तरीके से ही होता है। तत्पश्चात 20वीं सदी की यथार्थवादी विचारधारा के, यथार्थवादी का मतलब समझना, यथार्थवादी जो चीज अभी में है, प्रेजेंट में पाई जाती है, उसको यथार्थवादी विचारधारा कहते हैं। कि प्रवर्तकों ने विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि के अध्ययन को सामाजिक परिवेश में किए जाने पर जोर दिया तथा इसी तारतम्य में रास्को पाउंडर ने विधि, जो कि विधि शास्त्र की विषय वस्तु है, को सामाजिक यांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग निरूपित किया। इस प्रकार विधि शास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में स्थान दिलाने का वास्तविक श्रेय यथार्थवादी विधि शास्त्रियों को जाता है। इट मीन्स जो यथार्थवादी जो विधि शास्त्र में सबसे बड़ा कौन है, रास्को पाउंड। उन्होंने इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखा और वैज्ञानिक तरीके से ही इसको क्या किया है, निरूपण किया है, मतलब कि प्रस्तुत किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि विधि शास्त्र अभिव्यक्ताओं की बहुमुखी मुक्ता की अभिव्यक्ति है। बहुमुखी का अभी मैं आपको सीधा सीधा ये बता दूं कि मतलब कि जितने मुंह उतनी बात, ये आपने सुना होगा, जितने मुंह उतनी ही बात। तो जिसने भी इसका अध्ययन किया है सभी ने अपने अलग अलग क्या बनाए हैं, सिद्धांत बनाए हैं। देखिए जूलियस स्टोन के अनुसार विधि शास्त्र के अध्ययन से विधि व्यवसायियों को मानवीय दृष्टिकोण से विधि को लागू करने या निर्वचन का पर्याप्त अवसर मिलता है। वे विधि के निर्वाचन द्वारा उसे अपने वैचारिक मत के अनुसार मोड़ सकते हैं, जो बहुत कुछ उनके निजी ज्ञान, अनुभव तथा विधि में पारंगतता पर निर्भर करता है। इसलिए उन्होंने विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहुमुखिता की अभिव्यक्ति कहा है। देखिए अब इसका मतलब है जितने भी बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े विधि शास्त्र हैं, उन्होंने अनुसार वो विधि को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसमें देखते हैं कहाँ पर कमी है, कहाँ पर नहीं है, और कहाँ पर कमी है, कहाँ पर नहीं है, उसी बेस पर, ठीक है, वो विधि का रुख मोड़ सकते हैं, इतनी उसमें क्षमता होती है। ये बात उन्होंने कही गई है, इसीलिए उन्होंने बताया है इसको बहुमुखिता, मतलब कि एक्स्ट्रा वर्जन, जितनी मुंह उतनी बात, जितने लोग उसको अध्ययन करेंगे उतनी ही नई नई बातें आएंगी। ठीक है, अभी इसका मैं अभी नियम बता दूं कि ऐसा विधि में नहीं है, लेकिन विधि में भी कमियां हैं, ठीक है, उसको भी नहीं पता है, कहीं कहीं पहलू ऐसे हैं जिनका नहीं होना चाहिए। अभी राजस्थान में, ठीक है, अभी राजस्थान में मैंने अध्ययन किया था, पढ़ा था, तो राजस्थान में कोर्ट है, ठीक है, उस कोर्ट में जो है एक मूर्ति लगी हुई है मनु की,
मनु की मूर्ति लगी हुई है कोर्ट में, ठीक है। अब क्या है कि मनु जो है उसका खुद का एक विधि शास्त्र है जो कि बहुत पहले था, जिसको कहते हैं कि वो सनातन धर्मी थे और उन्होंने क्या बनाया है, विधि का एक वो बनाया है, ठीक है, विधि शास्त्र बनाया है। जब उसको पढ़ा गया, ठीक है, तो उसको पढ़ा गया तो उसमें उन्होंने कुछ बातों को तय किया है। उन्होंने कहा है कि मनु शास्त्र में ऐसे ऐसी बातें जो रूढ़िवादी थी और सोच विचार की हैं कि जिनको अभी में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने कहा है, उन्होंने ये बात भी कही है कि जो SC ST और OBC लोग हैं, ठीक है, ये कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, तीनों SC ST और OBC, मनु में ये लिखा हुआ है कि कितना भी ज्ञान कर लें, कितना भी अर्जन कर लें, ना तो इनके पास में संपत्ति रखने का हक होना चाहिए, ठीक है, और ना ही इन्हें किसी चेयर पर, पद पर बैठने का अधिकार है, क्योंकि ये उसके लिए कैपेबल ही कभी भी नहीं होंगे। चाहे पूरी उम्र ये पढ़ते रहें, पूरी उम्र कितनी मेहनत करते रहें, ये उसके मुकाबले नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई जो उसमें स्वर्ण जो जाति बोली जाती थी, उसका अगर कोई 8 साल का बच्चा है तो उसमें इतनी बुद्धि होती है कि वो उनसे भी ऊपर होता है। ये बात उन्होंने कही है, और ये बात कह करके, ठीक है, वहाँ के एक अधिवक्ता हैं, ठीक है, उन्होंने हाई कोर्ट को एक वो दी है, ठीक है, अभी एक हाई कोर्ट को एक एप्लीकेशन दिया है, FIR दिया है कि अगर हमें ये बस ये बता दीजिए कि हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है या मनुस्मृति से। अगर मनुस्मृति से चलता है तो मनु की मूर्ति वहाँ पर क्यों लगाई गई है? वहाँ पर उनकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मूर्ति लगी हुई है और वहाँ पर ये विचार लिखे गए हैं, ठीक है। तो इस पर ऑब्जेक्शन उठाते उन्होंने कहा है। तो इसलिए कहते हैं कि जितने मुंह होते हैं उतनी ही बातें बनना चालू हो जाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बातें बननी है तो सही हैं या गलत हैं। अभी हाई कोर्ट का फैसला क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो बातें हैं मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर वो बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे है वेंडल होम्स। वेंडल होम्स के अनुसार विधि शास्त्र के माध्यम से सामाजिक विकास की असीमित संभावनाएं निहित हैं। मतलब कि समाज की जो असीमित हैं संभावना, मतलब कि सीमित नहीं है, असीमित तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो उसमें हैं, छुपी हुई हैं, किसमें? विधि शास्त्र में। समाज के बदलते हुए परिवेश में विधि को लोगों की आवश्यकता अनुसार ढालना मूलतः विधि शास्त्रियों का ही कार्य है। अतः स्पष्ट है कि प्रचलित विधि का शब्दशः अर्थान्वयन करना एक संकुचित विचारधारा है, जिसके फलस्वरूप, ठीक है, जिसके फलस्वरूप विधि एक औपचारिकता मात्र बनकर रह जाएगी और उससे समाज के उत्थान एवं विकास में बाधा उत्पन्न होगी। उन्होंने ये बात कही है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, ठीक है, ऐसा ही चलता रहा तो समाज जो है, जितने भी उसके अधिवक्ता हैं, जो माने हुए लोग हैं, वो क्या करेंगे? विधि को अपने अनुसार ढाल लेंगे, ठीक है। उसका एक जीता जागता उदाहरण है दोस्तों कि संविधान जब से बना है, उसमें बहुत सारे क्या हो चुके हैं? संशोधन हो चुके हैं। और संशोधन क्यों है? उसका कारण यही है कि जो अभी में जो चल रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग संविधान की जो दिशा दृष्टि है उसको मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी बात पर कहा गया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन संविधान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। विधि शास्त्र जो है उसमें विधियों की जो रूप है वो खत्म हो जाएगा, ना के बराबर रह जाएगा, ठीक है। और उससे होगा क्या? उसके बाद में समाज का जो उत्थान है, जो विकास है, वो रुक जाएगा, क्योंकि भाई फिर से वही वाली बात हो जाएगी ना, विधि है या नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, वही वाली चीज़ लागू हो जाएगी, जिसकी लाठी उसी की भैंस। समझ में आ गया? आप समझ सकते हैं, इतने समझदार आप हैं। आगे है कि विधि का मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार समय को ढालने हेतु तत्पर रहे और इसे क्रियान्वित करने का दायित्व अधिवक्ताओं तथा विधि शास्त्र व्यवसायों पर रहता है। होम्स के अनुसार किसी देश की विधि के आधार पर उस देश की प्रगति एवं विकास का अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि समाज की जो आवश्यकता के अनुसार उसको ढालना चाहिए, लेकिन सही और गलत में फर्क करके, ठीक है। ये सही है कि ढालना चाहिए, लेकिन एक उसके बाद में क्या होना चाहिए, ठीक है, कि एक क्रियान्वित करने का जो दायित्व है ना, वो जिन विधि शास्त्रों के ऊपर है उनको हर पहलू की अच्छे से परख होनी चाहिए। क्या जो ये संशोधन हो रहा है वो आगे तक भी सही होगा या नहीं होगा, किस तरह का उस पर मतलब कि प्रतिक्रिया होगी, क्या उसका भविष्य होगा। अब होम्स के अनुसार उन्होंने यही कहा है कि किसी भी देश के बारे में अगर हमें जानना है, ठीक है, तो अगर उसके बारे में पता लगाना है तो वहाँ की विधि को पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा, क्योंकि किसी भी देश के जो नागरिक हैं वो अपनी विधि के अनुसार चलते हैं।
होम्स के उक्त विचारों का समर्थन फ्रेडरिक पोलक, बेंड्रीज, कासो, फ्रैंक आदि विधि शास्त्रियों ने भी किया है। इन्होंने इस बात पर बल दिया है कि विधि का अध्ययन सामाजिक संदर्भ एवं परिवेश में ही किया जाना चाहिए। मतलब कि अभी में जैसे कोई कानून विधि जो संविधान है, अगर उसमें कोई संशोधन होता है तो वो प्राइवेट तरीके से ना किया जाए, या फिर उसी मतलब कि उसी वर्ग के लिए, उसी समूह के लिए नहीं किया जाए जिसके लिए उसका उसी समूह वर्ग के सामने ना किया जाए जिसकी उसमें लाभ है सभी वर्गों को। क्योंकि हमारा देश जो है, ठीक है, उसमें बहुत सारे वर्ग, बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं। तो अगर कोई संशोधन हो रहा है तो उस पर सभी की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। अगर प्रतिक्रिया ना होगी तो क्या होगा, विधि वेत्ता विधि को अपनी तरफ मोड़ लेंगे और उसका नाजायज फायदा होगा उन्हीं लोगों को, और हमारा जो समाज है वो क्या होगा, उसका विकास रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, उन्होंने कहा है कि इसका जो अध्ययन है, ठीक है, और जो विधि की जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, जो बदलने की या परिवर्तन होने की या फिर कुछ चीजें हैं उनको रोकने की, वो सभी समाज के परिवेश में किया जाना चाहिए, ठीक है, अलग नहीं। चलिए, आगे है विधि शास्त्र के नए आयाम। ठीक है, विधि शास्त्र के नए आयाम। देखिए, मानव ज्ञान में संवर्धन और विधि शास्त्रीय विचारधारा में हुए परिवर्तन के साथ साथ, अभी मैं संवर्धन का मतलब बता दूं कि जो उनका ज्ञान है उसमें वृद्धि होना, ठीक है, ज्ञान को बढ़ाना। तो मानव ज्ञान में बढ़ोतरी और विधि शास्त्रीय विचारधारा में हुए परिवर्तन के साथ विधि के प्रति पारस्परिक रूढ़िवादी सोच तथा विधिक सिद्धांतों एवं संविधानिक धारणाओं में कुछ परिवर्तन हुआ है। ठीक है, पारस्परिक और रूढ़िवादी सोच। रूढ़िवादी सोच का मैं बता दूं आपको कि रूढ़िवादी सोच का मतलब, रूढ़िवादिता का क्या मतलब होता है, रूढ़िवादिता का मतलब होता है कि भैया देख, जो हम मतलब कि एक परिवार से आप लेके चलते हैं कि कोई परिवार की अगर दादी है, उसने अगर कभी भी अपनी लाइफ में जींस नहीं पहनी है तो उसकी बहू भी और बहू की बहू भी वो जींस नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि वो अनैतिक है। जो रूढ़िवादी पहले है वही रूढ़ी चलती रही, मतलब जो रीति रिवाज पहले वही चलते रहे तो वही रूढ़िवादी है। अन्यथा अगर पहले सास ने साड़ी पहनी, उसके बाद में बहू ने सूट सलवार पहने और उसके बाद तीसरी पीढ़ी में आकर के जींस और टॉप पहन रही हैं, तो वो रूढ़िवादिता नहीं। समझ में आ गया? तो रूढ़िवादी सोच तथा विधिक सिद्धांतों एवं संवैधानिक धारणाओं में कुछ परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। आप देख रहे हैं पहले जो औरतें थी वो कैसे रहती है, अब कैसे रहने, परिवर्तन हुआ है ना। और इनके स्थान पर नवीन का मतलब नए, आधुनिकतम मतलब कि मॉडर्न सामाजिक विधि दर्शन का उद्भव हुआ है। सामाजिक विधि दर्शन मॉडर्न तरह का जो है वो बना है, जो सामाजिक यांत्रिकी तथा न्यायिक क्रियाशीलता, सोशल इंजीनियरिंग एंड जुडिशियल एक्टिविज्म पर आधारित है, ताकि समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित कर सके। इसमें गरीबों तथा साधनहीनों के अधिकारों तथा महिलाओं, बालक, वृद्धों आदि के हितों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो स्वयं के हितों एवं अधिकारी का संरक्षण करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। इस बदले हुए वर्तमान परिवेश में उच्च न्यायालयों, विशेषकर उच्चतम न्यायालय का यह कर्तव्य है कि सुशासन के सिद्धांतों पर विशेष ध्यान दें, ताकि धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, प्रजातांत्रिक मूल्यों, विधि सम्मत शासन, सामाजिक आर्थिक न्याय आदि में संवर्धन हो और सामाजिक प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो। अब मतलब कि ये माना गया है कि जो नए आयाम बन रहे हैं, ठीक है, उसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं वो महिलाओं, बालकों, वृद्धों, ठीक है, इनके और गरीबों, जिनके पास साधन नहीं है, उनके प्रति उसको थोड़ा सा उदारमयी होना पड़ेगा, लचीला होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो नहीं है उनके लिए तो वो विधि शास्त्र वैसा ही रहेगा, ताकि समाज में एकता बनी रहे और समानता बनी रहे, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और राष्ट्रीय एकता जो है वो बनी रहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसी मार्ग पर अग्रसर होना होगा। और आधुनिक समय में जो चल रहा है, आने वाली जो जनरेशन है, समय जो बदल चुका है, उसी के अनुसार विधि को क्या होगा, तो मुड़ना पड़ेगा और भविष्य, अच्छे भविष्य को बनाना होगा, ठीक है। इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि हरियाणा बनाम राज्य बनाम भजनलाल के वाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पांडियन ने अभिकथन किया कि विधि की श्रेष्ठता एवं गरिमा बनी रहनी चाहिए, भले ही व्यक्ति कितना ही शक्ति संपन्न या प्रतिष्ठावान क्यों न हो। जनता के खर्चे पर किसी राजनीतिक बलशाली व्यक्ति को भ्रष्टाचार करके धन बटोरने की
खुली छूट नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा है कि विधि शास्त्र जो है वो सभी के लिए समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहिर्मुखता के कारण, ठीक है, जितने लोग होते हैं, पावरफुल होते हैं, वो विधि को अपनी तरफ मोड़ लें और जो निचले दुबले जो लोग हैं, समाज के जो और अंग हैं, ठीक है, वो भंग हो जाएं, बेकार हो जाएं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, राजनीतिक हो, मंत्री हो या विधायक हो, कोई भी हो, किसी को भी जो हम सामाजिक लोग हैं, जो हम लोग जो अपने जो वेतन है उसमें से जो टैक्स लगा लगा काट काट कर उनको दे रहे हैं, तो जरूरी किसी को भी यह नहीं होना चाहिए कोई भी नेता उस धन को अपने पर्सनल यूज में ले या फिर भ्रष्टाचार करके उसको अपने पास में बटोरे। ठीक है दोस्तों, कुछ विद्वानों का मत है कि विधि शास्त्र विधि की आंख है। दूसरे शब्दों में विधि के अध्ययन में विधि शास्त्र का वही स्थान है जो मानव शरीर के लिए आंख का होता है। जिस प्रकार आंख के बिना मानव जीवन अंधकारमय होता है, वह अपने दैनिक क्रियाकलापों को पूरा करने में असमर्थ रहता है, ठीक उसी प्रकार विधि के ज्ञान के बगैर विधि का ज्ञान भी अधूरा रह जाता है। ठीक है, वे पहली वाली बात है। ठीक है, लेकिन इसके बाद में यहाँ पर उस निष्कर्ष के तौर पर आपको पढ़ाई गई है और यहाँ पर दिख रही है कि इसका मतलब यही है कि विधि है, ठीक है, तो उसमें विधि को मानना चाहिए। अगर विधि को अगर हमने खत्म कर दिया, विधि कैसे खत्म होगी, अभी इसमें बताया गया है कि भैया जितने भी जो बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, अभी भी देख रहे हैं जितने बड़े बड़े लोग हैं, राजनीतिक जो बड़े बड़े पैसा वाले लोग हैं, क्या कर रहे हैं, वो विधि को अपने आप तरह मोड़ रहे हैं। देखिए अभी आपने पहले अभी सुना होगा, ठीक है, कि नीरव मोदी और ये क्या नाम था, विजय माल्या जैसे लोग हैं, ठीक है, और वो हमारे देश में घपला करके दूसरे देश में पहुंच गए। ठीक है, अब वो पहुंच गए हैं तो वो वहां से नहीं आ रहे हैं, क्राइम किया है हमारे यहाँ पर, वहां पर नहीं आ रहे हैं। इसका भी एक नियम बनता है, जब आप 3rd सेमेस्टर में जाकर के पढ़ोगे, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि को जब पढ़ोगे तो उसमें ही वो बताया गया है, वहां पर विधि को उन्होंने कैसे मोड़ा है, मैं मोटा मोटा बता दूं। ठीक है, एक रूल है कि अगर हमारे देश में कोई व्यक्ति क्राइम करके किसी और देश में चला गया है, तो वहाँ की जो देश की सरकार है उसके पास में यह औचित्य बनता है कि वो उसको या तो वापस कर दे, हमारे देश के लिए भेज दे, हमारे देश में मत रहो क्योंकि तुम क्रिमिनल हो, या फिर उसको वहीं पर दंड दे। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जा कर के वो क्या कर रहे हैं कि हमारा अधिकार है तुम्हारे देश में रहने का। क्यों? क्योंकि वो बड़े लोग हैं, ये छोटे लोगों के पास नहीं है। अगर ये छोटे लोग होते तो वो लोग उनको भेज देते विजय माल्या के, चलो अपने देश में चलो, लेकिन अब नहीं भेज सकते। ठीक है, क्योंकि उनके पास में वो हक है। और अभी बताया ना, जिसके पास में पैसा है, जो बड़े लोग हैं, वो विधि को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन है। आगे है विधि शास्त्र के गुण और महत्व, ये समझना जरूरी है। जिस तरह से मानव की जो आंख होती है उसका पता होना चाहिए कि आंख का महत्व क्या है, ठीक है, उसके गुण और दोष क्या हैं। ठीक है, तो यही हमारे लिए है। यहाँ पर भी विधि के दोष क्या हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, और गुण क्या है, महत्व क्या है। देखिए, कुछ विधिवेत्ताओं ने विधि शास्त्र को विधि का नेत्र कहा है, अर्थात विधि के अध्ययन में विधि शास्त्र का वही महत्व होता है जो मानव शरीर के लिए आंख का। जिस प्रकार आंख के बिना मनुष्य का जीवन अंधकारमय होता है, उसी प्रकार विधि शास्त्र के ज्ञान के बिना अध्ययन अधूरा और स्पष्ट रहता है। विधि शास्त्र, अब ध्यान से रखना, विधि शास्त्र विधि की ऐसी कुंजी है, कुंजी का मतलब ताली होता है, ठीक है, ताला की जो ताली होती है ना, की, वो कुंजी है जो उसके भीतर छुपे हुए रहस्यों को खोलकर सामने रख देती है। बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, मनुष्य की जो आंख है, ठीक है, वो अच्छे से अच्छी बुराई के अंदर भी अच्छाई ढूंढ लेती है, और जहां पर कुछ भी गलत हुआ है उसको फाइंड कर लेती है। उसी तरह विधि शास्त्र में जो विधि है, ठीक है, वो एक ऐसी कुंजी है जो विधि शास्त्र में छुपे हुए दोष, ठीक है, और जो गलत चीजें हैं, जो गलत हो रही हैं, उनको वो फाइंड कर लेती है, ढूंढ लेती है। दूसरे शब्दों में यह कहना उचित होगा कि विधि के अध्ययन के लिए विधि शास्त्र वही कार्य करता है जो भाषा के अध्ययन के लिए व्याकरण शास्त्र करता है। ठीक है, मतलब कि जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये भाषाएं हैं, हम हिंदी और इंग्लिश भाषा बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, देखो आप सभी बोलते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों, तो कहाँ हम सही बोल रहे हैं, कहाँ पर नहीं बोलते हैं, ये कौन बता सकता है? ये बता सकता है व्याकरण केवल। और इसी तरह विधि शास्त्र में क्या गलत है क्या नहीं, ये कौन बता सकता है? विधि, जिसको हमने नेत्र कहा है। अभी जो विधि शास्त्र ने नेत्र कहा है वो। इसका अर्थ से यह कदापि नहीं है कि विधि शास्त्र का अध्ययन केवल विधि के विद्यार्थियों के लिए ही लाभप्रद है, अन्य वर्गों के लिए नहीं। वस्तुतः समाज के अन्य वर्ग जैसे अधिवक्ता, न्यायाधीश, राजनीतिक तथा विधायक, प्रशासक आदि के लिए भी विधि शास्त्र का अध्ययन उतना ही आवश्यक है
जितना विधि शास्त्र का मानव विकास के साथ साथ सीधा संबंध होने के कारण समाज की प्रगति के साथ साथ विधि के सिद्धांतों में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। यही कारण है कि वर्तमान समय में विधि शास्त्र के समाजशास्त्रीय पहलू पर विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि भैया विधि शास्त्र केवल हम जो आप लोग कर रहे हो ना, कानून पढ़ रहे हो और विधि वेत्ता बनना चाहते हो, तो जरूरी नहीं है कि विधि को यही पढ़ेंगे इनके लिए उचित है। नहीं, विधि का अध्ययन सभी लोगों को होना चाहिए, सभी लोगों को विधि के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज का उत्थान तभी हो सकता है जब हर किसी को विधि का पता होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर दिया गया है कि संक्षेप में निम्नलिखित दृष्टिकोणों से विधि शास्त्र का अध्ययन मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। मतलब कि कुछ उद्देश्य हैं, ठीक है, कुछ दृष्टिकोण हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि मानव जीवन में विधि का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। तो उसके लिए कुछ जो पद हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं बताई गई हैं जो मनुष्य की पहचान जिन चीज़ों से होती है उनके लिए बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है विद्यार्थी के लिए, ठीक है, कि विधि शास्त्र का ज्ञान, विधि का ज्ञान विद्यार्थियों के लिए क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि विधि शास्त्र का अध्ययन करना बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि विधि शास्त्र कानून के मूलभूत सिद्धांतों और उनकी उत्पत्ति पर प्रकाश डालता है। यदि किसी विषय पर विद्यार्थियों की गलत धारणा बन जाती है तो विधि शास्त्र के अध्ययन से उनका भ्रम दूर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब कि विधि जो स्टूडेंट्स है, अगर किसी विषय के बारे में, वो किसी विषय का मतलब यहाँ पर केवल पढ़ने वाला विषय नहीं है, कोई भी तथ्य है उसके बारे में है दोस्तों। ठीक है, विषय के बारे में सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ये नहीं है। विषय का मतलब है जो जितने भी हम समाज में तथ्य देखते हैं उन तथ्यों के ऊपर अगर स्टूडेंट्स की गलत धारणा बन गई तो उसका जो भविष्य है अंधकार में ही हो जाएगा। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि उसका भ्रम दूर करने के लिए, सही गलत में फैसला करने के लिए विधि का ज्ञान उसको होना चाहिए। दूसरा है वकीलों के लिए। देखिए, वकीलों के लिए विधि शास्त्र का अध्ययन करना बहुत लाभदायक है, क्योंकि विधि शास्त्र में उन्हें भाषा, व्यवहार और व्याकरण के आधार पर बारीकियों का ज्ञान होता है। चूंकि विधि शास्त्र किसी विधिवेत्ता के सामने एक बहुत ही स्पष्ट और संक्षिप्त कोश, डिक्शनरी पेश करता है, जिसकी सहायता से विधि से संबंधित उत्पन्न विभिन्न प्रांतियों, मान्यताओं और धारणाओं को दूर किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति की किसी संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कितने समय के पश्चात स्वामित्व का अधिकार होगा, इस प्रश्न का उत्तर विधि शास्त्र ही देता है। ठीक है, मतलब देखिए विधि शास्त्र जो है वो वकीलों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, भाई उन्हें नए तरह के केस लड़ने हैं और किस केस में क्या होगा और क्या फैसला आ सकता है, क्या उसने क्राइम किया है, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है ना। तो वो कहाँ से मिलेगा भैया, वो विधि शास्त्र ही तो देगा। ठीक है, इसमें वो उन्होंने बताया है, एक उदाहरण देकर, किसी के पास केस आता है कि भाई मेरा जो जमीन है उस पर उसने कब्जा कर लिया है, तो अब उसको पता होना चाहिए कि ये कब्जे वाली जो बात है वो कब तक उसके पक्ष में पहुंच जाएगी, कि उसका अधिकार कानूनी तौर से कितने सालों में हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले वो कार्रवाई करके उसको छुटा सकता है, बाद में फिर विधि मान्यता देगा नहीं। ठीक है, तो ये सब सवालों के जवाब कौन देगा, ये विधि शास्त्र ही देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है न्यायाधीशों के लिए भी विधि शास्त्र का अध्ययन। ठीक है, देखिए न्यायाधीशों के लिए विधि शास्त्र का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यायाधीशों को कभी कभी ऐसे मुकदमों में निर्णय देना होता है जिनका वर्णन देश की विधि में नहीं किया जाता गया होता। ऐसी अवस्था में न्यायाधीश विधि शास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों पर ही निर्णय दे सकते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ी होगी। ठीक है, देखिए फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, जो जज हैं, उनके पास कभी कभी ऐसे कुछ मुकदमे आ जाते हैं जिनका जो उत्तर है वो विधि से नहीं दे सकते। तो उसके लिए जरूरी है कि उनके पास में अध्ययन ज्ञान होना चाहिए कि विधि के किस पहलू का ज्ञान है, हर पहलू का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो उस पर क्या कर सकता है, अच्छा निर्णय पेश कर सकता है। ठीक है, आगे है विधायकों के लिए विधि शास्त्र। ठीक है, विधायकों का विधि अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि नए विधानों का निर्माण तथा पुराने विधानों का संशोधन उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उनको विधि के मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान न हो। इसके अलावा विधानमंडलों को अधिकार, कर्तव्य, कब्जा, स्वामित्व, आभार, दायित्व आदि कानूनी शब्दों की परिभाषा नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि विधि शास्त्र में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। देखिए, हमारे देश की एक बहुत बड़ी मैं कमी मानता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, वो हाथ मलते रह जाते हैं, जो अनपढ़, बेकार, भ्रष्ट लोग हैं वो नेता बन जाते हैं।
जिनको यही पता नहीं है कि कानून क्या है, वो कानून के रखवाले बन जाते हैं नेता बन करके। तो इसी बारे में कहा गया कि भैया विधायकों के लिए बहुत जरूरी है विधि का ज्ञान, और मैं तो मानता हूं इसके ऊपर एक एग्जाम भी होना चाहिए। ठीक है, जो विधायक बन रहा है उसके लिए एक एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? सहमत है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और देखो, पढ़ाने में इतना मशगूल हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। मुझे आपसे भी बोलना है कि भैया वीडियो को अब तो लाइक कर दो दोस्तों, हैं। और जो नए लोग देख रहे हैं भाई, वो उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। और कमेंट तो आपको इस बात पर करना ही है कि आप ये सहमत हैं कि नेता जितने भी बनते हैं उनके लिए एक प्री एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, ये मुझे बता दीजिए जल्दी से। पढ़ते हैं उसके सामने, सामान्य नागरिकों के लिए विधि शास्त्र का अध्ययन। देखिए, सामान्य नागरिकों के लिए विधि शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक से यह आशा की जाती है कि वो अपने देश को लागू विधि का ज्ञान रखे। मतलब देश में लागू, में है ये, क्यों नहीं है, में। ठीक है, में लागू विधि का ज्ञान रखे। रोमन लॉ की प्रसिद्ध कहावत है कि विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं होती, इग्नोरेंस इज लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए भैया हम जो कर रहे हैं वो कानून में सही है, लीगल है या इलीगल है, क्योंकि अगर हम कोई भी भूल करते हैं तो वो क्षमा योग्य नहीं है, उसका दंड ही हमको मिलता है। ये कहा है रोमन लॉ के प्रसिद्ध रोमन लॉ की जो प्रसिद्ध कहावत है। ठीक है, इसलिए नागरिकों को पता होना चाहिए हम जो काम कर रहे हैं वो क्या है, लीगल है या फिर इलीगल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है गीतिज्ञों के लिए भी विधि शास्त्र का अध्ययन का लाभदायक है, क्योंकि उनके अध्ययन से उन्हें यह ज्ञात होता है कि अमुक अवसर पर लोगों की नीति संबंधी विचार क्या थे। ठीक है, जितने भी गीतज्ञ लोग हैं, ठीक है, उनको भी यह बात का पता होना चाहिए कि लोगों की अभिभावना क्या है। ठीक है, और किस तरह से उनके लिए हम नए नए विचार संबंधी नीतियां बना सकते हैं। आगे है विधि शास्त्र। ठीक है, देखिए विधि शास्त्र चूंकि विधि शास्त्र चूंकि विधान की व्याख्या के नियमों को प्रतिपादित करता है, इसलिए यह विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों और विधायकों की विभिन्न नहीं है, विधायकों की विधान संबंधी अनुचित व्याख्या, इंटरप्रिटेशन को स्वेच्छापूर्ण करने से रोकता है। ठीक है, विधि शास्त्र में आपने बता दिया भैया, इसमें उन सब चीजों की व्याख्या होती है जो हम यहाँ पर रह करके प्रक्रियात्मक तौर से कार्य करते हैं, उनके बारे में होती है। ठीक है, इसलिए वकीलों, विद्यार्थियों, न्यायाधीशों और विधायकों के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनके बिना वो उचित और अनुचित का पता नहीं लगा सकते, और जब अनुचित रूप में कोई भी इसकी व्याख्या करेगा तो वो उसको अच्छाई जो है उसको वो दबा देगा और बुराई की तरफ मुड़ जाएगा, वो भ्रमित हो जाएगा। लास्ट में निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। अंत में हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि विधि शास्त्र का अध्ययन मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यह प्रत्येक नागरिक को अनुशासन युक्त एवं देशभक्त बनाने में समर्थ है। अनुशासन युक्त मतलब कंट्रोलेबल, और देशभक्त मतलब कि देशभक्त बनाने के लिए यह पूरा क्या है, कारगर है। विधि शास्त्र विधि विशेषज्ञों के लिए एक बहुत ही स्पष्ट एवं संक्षिप्त शब्दकोश पेश करता है, जिसकी सहायता से कानूनी व्यवसाय में लगे लोग अपने कार्यों और दक्षता प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि इसे कानून की आंख, आइज ऑफ लॉ कहा गया है। ठीक है, कभी भी किसी को कोई समस्या होती है जो कानून की प्रतिक्रिया में लगे हुए हैं, तो उनको अपने भ्रम को दूर करने के लिए विधि को ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि विधि ही बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि विधि को हमने आंख माना है और आंख ही बताती है देख करके कि क्या सही है और क्या गलत है। तो थैंक यू दोस्तों, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है समाप्त। आई होप को आपको पसंद आया होगा हमारा पढ़ाना, आपको आज बहुत ही अच्छी रुचिपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी। अगर सहमत है आप हमारी बात से, तो हमारे चैनल लीगल नॉलेज बाय MS को लाइक कर दीजिए, हमें सपोर्ट कर दीजिए। आपका कमेंट और लाइक का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।